बहुत ही इंपॉर्टेंट, अमेजिंग और कॉन्सेप्ट से भरा हुआ टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट्स एज वेल एज विद एडजस्टमेंट्स। आप में से बहुत सारे बच्चों के स्कूल में विद एडजस्टमेंट्स चल रहा है, और आप देख रहे होंगे कि अगर आपने विदाउट एडजस्टमेंट्स को थॉरली किया, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करी, तो 70% 80% काम आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में हो जाता है। क्योंकि जो बेस आप डेवलप कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट्स में, उसी बेस के बेसिस पर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स आएगा। ठीक है। माई गारंटी टू ऑल ऑफ यू, माई गारंटी टू ऑल ऑफ यू, मेरे हिसाब से चलेंगे, आपका क्वेश्चन आपकी क्लास में सबसे पहले ठीक होगा, एक्यूरेटली ठीक होगा। हम लोग करेंगे एक मैकेनिकल मेथड में डेवलप करूंगा आप लोगों के साथ क्वेश्चंस को करने का, और किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आप सबसे पहले उसे कर पाएंगे विदाउट एनी एरर। एक टोटल का शॉर्टकट मैंने सिखाया था, आप उस टोटल के शॉर्टकट को अब जाके कम से कम उसे यूज कर लीजिए इफ यू रियली वांट टू सेव योर टाइम एंड एनर्जी इन एग्जाम। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो टॉपिक होता है, उसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस जो बनता है उसके बाद बैलेंस शीट बनती है, और जब बैलेंस शीट नहीं बनती है तब बंदे के उनसे आवाज आती है, ओह शिट, फिर ऐसा बोलता है वो। और बैलेंस शीट मिलाने के चक्कर में वो आधा घंटा खराब कर देते हैं, उसके चक्कर में बाकी के क्वेश्चन छूट जाते हैं, एनुअल एग्जाम्स में सब खराब हो जाता है। द सेम टेंडेंसी कंटिन्यूज इन क्लास 12। क्लास 12 में जैसे ही हम जाएंगे तो हमारे पास एक पहली बुक है क्लास 12 में, देयर आर 3 बुक्स। पहली पार्टनरशिप है, दूसरी कंपनी अकाउंट्स है, तीसरी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। पार्टनरशिप वाली किताब में 8 चैप्टर हैं। 8 के 8 चैप्टर में जो हम ये पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद और विदाउट एजेंट, उसका भर भर के इस्तेमाल है। टोटल वेटेज आउट ऑफ 80 है, 36 मार्क्स की। ध्यान रखिएगा। तो जो आप इन 2 चैप्टर में सीखेंगे, अगर पिछला थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया कोई बात नहीं, दैट कैन बी मैनेज्ड। लेकिन अगर इसमें ऊंचा नीचा हुआ चैप्टर में, ये जो मैं आज कराने जा रहा हूँ और जो मैं अगला चैप्टर कराऊंगा, तो समझ लीजिए सारी उम्र आप अकाउंटिंग से भागेंगे। फिर आप बोलेंगे यार ये तो बेकार चीज है। और अगर आपने इसे ग्रिप में ले लिया, सो यू विल हैव कंफर्ट, पीसफुल और इजियर सेलिंग इन क्लास 12। ध्यान रखिएगा, मैं आपको क्लास 12 और सीयूटी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर रहा हूँ, ध्यान रखना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम विद एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में सिर्फ 16 एडजस्टमेंट्स हैं, मैं आपको 34 एडजस्टमेंट्स कराऊंगा। ठीक है। इसलिए कराऊंगा क्योंकि उनमें से कुछ एडजस्टमेंट भूली भटके कहाँ आ जाती हैं, 12th क्लास में आ जाती हैं, कुछ उसके बियॉन्ड भी आ जाती हैं। सो यू शुड हैव कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ दैट कंटेंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू। ठीक है। इसे स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, फिर क्या होता है एग्जाम के दिनों में बच्चे बोलते हैं, क्या सर हम तो थोरी पढ़ के नहीं गए थे, है ना, थोरी हमसे मिस हो गई थी, थोरी की प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो मैं कह रहा हूँ, थोरी 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 पढ़ लिया करो। तो अभी जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट्स पढ़ाऊंगा, तो खूब सारी थ्योरी आपके साथ डिस्कस करूंगा। थ्योरी से क्या होता है, आपके कंसेप्ट बिल्ड होते हैं। ठीक है। आपको ध्यान होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले, ये जर्नल एंट्री या कुछ भी हमने पढ़ा, कैश बुक पढ़ा, बीआरएस पढ़ा, हमने शुरू शुरू में अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पढ़े थे। जहां भी हमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम फंसती है, वी ऑलवेज रेफर टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एंड दैट वाज थ्योरी इन अकाउंटिंग, जो कि लोग पढ़ते नहीं है उसको। यहाँ पर भी हम बेसिकली पहले क्रिटिकल पोर्शन का डिस्कशन करेंगे, एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। तुम दोनों के पास सीट है ना, पीछे वाली दीदी को दे दो जरा, तुम दोनों एक साथ देख लो। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं इसको लेके, चलिए। टेस्ट आइटम मतलब मंडे को, मंडे नहीं चाहते तो वेंसडे को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन होना है। ठीक है, चलिए। आइए देखिए, नेशनल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट्स। भैया जरा समझिएगा आप, जब भी हम बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या जब भी आप लोग बोलेंगे अपनी भाषा में फाइनल अकाउंट, ठीक है, इसके अंदर दो चीजें निकल कर आती हैं। एक को कहते हैं हम लोग क्या, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, और एक को कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन वाला स्टेटमेंट। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट जो होता है उसे इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हम सोल प्रोप्राइटर का बना रहे हैं, अभी आप जो पढ़ रहे हैं ना, ये जो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताऊंगा ये सोल प्रोप्राइटर उसका बनेगा। 12th में जब आप जाएंगे तो आप पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे, और 12th में ही आप कंपनी का फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे। यानी कि जब आप क्लास 12th में जाएंगे, तो जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस वगैरह बैलेंस शीट वगैरह बनाएंगे वो आप पार्टनरशिप की बनाएंगे। 11th क्लास में आप सोल प्रोप्राइटरशिप की बना रहे हैं, 12th में ही जब आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, और 12th में ही कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस भी पढ़ेंगे। ठीक है। एक किताब आपने 11th में पढ़नी है, 3 किताबें आपने 12th में पढ़नी है।
आपको अपनी जिंदगी की तैयारी आगे करने के लिए ट्वेल्थ में एक बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा, एक सीयूटी देना पड़ेगा, दो एग्जाम आप लोगों को देने पड़ेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा इंटरवीन कर रहा हूँ आप लोगों को इन बिटवीन। जस्ट अ मिनट, आगे बढ़ते हैं। है इज द डॉक्यूमेंट फॉर यू। अब आपके सामने क्लियरली आया कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे तो हमारे पास दो डॉक्यूमेंट, हमारे पास दो दो हमारे पास अकाउंट बनते हैं। एक को हम कहते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक को कहते हैं हम लोग बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या चीज होती है? दैट गिव्स यू दैट गिव्स यू प्रॉफिटेबिलिटी। और उसके बाद जब हम बात करते हैं बैलेंस शीट, दैट गिव्स यू फाइनेंशियल पोजीशन। तो दो ही सेट ऑफ अकाउंट्स हमें बनाने हैं यहाँ पर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों कंबाइन करके बनता है, लेकिन कुछ स्कूल्स में ट्रेडिंग अलग बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अलग बनाया जाता है। तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा ना आपको, एक बार तो मैं क्वेश्चन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस मिला के बना के दिखाऊंगा कैसे बनता है, और एक दिखा दूंगा आपको क्या, जब वो अलग अलग कैसे बनता है, ठीक। और बैलेंस शीट कैसे बनती है, सारी की सारी डिटेल आपको आराम से दी जाएगी। चलिए, अब जरा ध्यान से देखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, उसकी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आ रहा है आपके नोट्स में दिख रहा है आपको आपको एक आता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो आपके सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है, बट यू शुड बी हैविंग द नॉलेज अबाउट इट। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इसके बाद हमने बोला इनकम स्टेटमेंट, जिसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की आपको प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलता है। प्लीज अंडरस्टैंड, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ए पीरियड स्टेटमेंट, बट बैलेंस शीट इज अ पोजीशन स्टेटमेंट। बैलेंस शीट बनाई जाती है ऑन अ पॉइंट ऑफ टाइम, 31 मार्च, 12 अगस्त, 15 अगस्त, मतलब एक पर्टिकुलर डेट को बनाई जाती है। जबकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर एंड, मतलब अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए बनाया जाता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ए पीरियड स्टेटमेंट, और बैलेंस शीट जो बनती है वो है पोजीशन स्टेटमेंट, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे बनता है। इसके बाद शेड्यूल एंड नोट्स फॉर्मिंग फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। आपने देखा होगा ना, कई सारी चीजें ऐसी जिसे आप फुट नोट में लिखते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में, जैसे कंटीजेंट लायबिलिटी लिखते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन एसेंशियल वो लिखते हैं। तो जब आप कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे ना, आपको इनकम स्टेटमेंट दिखेगा, आपको बैलेंस शीट दिखेगी, और आपको नोट्स टू अकाउंट दिखेगा कम से कम 20 पेज का, वैसा दिखता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, चार एलिमेंट तो आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग तब आएगा जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड, ओनली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। ठीक है जी। नीचे बैलेंस शीट सभी को बनानी पड़ती है, और नोट्स टू अकाउंट्स भी सभी को बनाने पड़ते हैं, बी इट सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप या कंपनी, नोट्स टू अकाउंट सभी को बनाना पड़ता है। ठीक है जी। चार कंपोनेंट बोले हम लोगों ने। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट लिखना ही नहीं एग्जाम में, आपको आपको लिखना तीन कंपोनेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, आगे चलें जरा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ट्रू एंड फेयर बिजनेस पोजीशन की बतानी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस की। ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन आपके आपके बिजनेस की बतानी होती है। ठीक है। चलो, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम उन टॉपिक को उठा के चल रहे हैं जिनका इस चैप्टर में अच्छा खासा इस्तेमाल होना है। ठीक। जब हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपको पढ़ाई थी, तो मैंने बताया था कि जो एक्सपेंडिचर होते हैं तीन तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। थोड़ा थोड़ा याद होगा सभी को, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कौन से, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, इन चीजों की बात करते हैं। जरा एक एक करके देखना शुरू करते हैं। इसका इस चैप्टर में अच्छा खासा इस्तेमाल होने वाला है। कैसे होने वाला है जरा समझिए। इफ एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में दिखेगा। एंड इफ एक्सपेंडिचर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो भाई वो बैलेंस शीट में दिखेगा। अंडरस्टैंड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? डे टू डे के एक्सपेंसेस के लिए होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है टू एक्वायर एसेट्स। मैंने गुड्स परचेज कर ली, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने मशीनरी परचेज कर ली, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे विच आर पोस्टपोन्ड फॉर अ फ्यूचर पीरियड, उन्हें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे आपने किसी फिल्म स्टार को अपने एडवर्टीजमेंट के लिए बुला लिया, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, 1 साल का वो आपके लिए शूटिंग कर चुका है, बचे हुए 3 साल के लिए वो जो कहलाएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। मतलब एनी सच रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बेनिफिट ऑफ विच इज टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, उसे हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा, एग्जाम्पल के साथ भी करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने बोला वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, बेनिफिट इज डिराइव्ड बाय द बिजनेस फॉर मोर देन अ ईयर, 1 साल से ज्यादा।
और सुनो, ये जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं आप, ये रीसेल के लिए नहीं कर रहे हैं। किसके लिए नहीं कर रहे हैं? रीसेल के लिए नहीं कर रहे हैं। देखिए आगे। इन्वेस्टिंग का। चलो, लेट्स सी, आगे देखें जरा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोला गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला गया कि अगर आपका एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर में उसका बेनिफिट चला जाता है, ठीक है, नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, और ये आपके रेवेन्यू को जनरेट करने में हेल्प करेगा इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, और परमानेंट इंक्रीज होगा। प्लीज समझिएगा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर एडवर्टीजमेंट में भी तो यही होता है, आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है। तो भाई एक साल एडवर्टीजमेंट करेंगे, एक साल ही रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन जब आप मशीनरी खरीद लेंगे, तो उससे तो आने वाले फ्यूचर 4 5 6 7 10 साल तक आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे अपना, और आपका रेवेन्यू में ग्रेजुअल इंक्रीज दिखेगा। तो ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट एक ही साल में दिख जाए, उसे रेवेन्यू बोलते हैं। ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसके बेनिफिट 2 3 साल तक दिखेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू बोलते हैं। और ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि परमानेंट इंक्रीज लाएगा आपके रेवेन्यू में आने वाले फ्यूचर के ईयर्स में, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो यहाँ देखिए, अच्छा, जैसे ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, it includes amount spent or liabilities incurred to acquire, improve any fixed assets, acquiring any legal right, or first-time expenses incurred to make fixed assets workable, purchase of machinery, building, furniture, expenses incurred to acquire patent, trademark, expenditure incurred for making assets ready to use, let installation expenses, carriage, first-time expenses incurred in second-hand machinery for making it use, capital expenditures are recorded in the asset side of the balance sheet. ये सब बोला हम लोगों ने। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे के खर्चे हैं, ठीक है, जो हम अपने बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए करते हैं, उन्हें बेसिकली क्या बोलते हैं हम लोग? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं। जैसे हम बोले परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रेंट पे कर दिया, सैलरी पे कर दिया, रिपेयर हो गया, ये सारे के सारे खर्चे जो होते हैं, अगर ये डायरेक्ट नेचर के होंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में जाएंगे, इनडायरेक्ट नेचर के होंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में जाएंगे। तो कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, इस पर हम अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे। और आपको मैंने एक हार्ड कॉपी दी है किसकी? एक शीट की, जिसके आगे पीछे लिखा हुआ है कुछ। कैन यू सी दैट? दिख रहा होगा आपको, आपकी क्लास ग्रुप पे डाला भाई मैंने एक डॉक्यूमेंट। कैन यू सी दैट? हाँ दिख रहा है, आगे पीछे दिख रहा है ना आपको? इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब अच्छी खासी डिटेल दे रखी है। दुनिया भर के जितने डायरेक्ट एक्सपेंस है, दुनिया भर के जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एवरीथिंग इज लिस्टेड डाउन। ये आपको दे रखा है। इसका डिस्कशन कैसे होगा वो बाद में बताऊंगा, छोड़ दीजिए, आगे बढ़े। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जाता है। अगर कोई एक्सपेंस डायरेक्ट नेचर का, रेवेन्यू एक्सपेंस डायरेक्ट नेचर का हुआ, तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर इनडायरेक्ट नेचर का हो तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। ये रटने की चीज नहीं है। आई गिव यू द रीजन फॉर दैट। जिन लोगों को मैंने कल बताया था, मैंने रीजन के साथ बताया था। जनरली क्या होता है स्कूल्स में, जब हम चैप्टर को पढ़ाना शुरू करते हैं तो क्या कहते हैं? चलो बेटा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। किताब से पढ़ते हैं, ये यहाँ डालिए, ये यहाँ डालिए, ये यहाँ डालिए। अरे क्यों डालें भाई? What is the reason? Why it is on debit side? Why it is on credit side? Why not it is deducted from debit side? Why not it is deducted from credit side? क्यों चल रहा था ऐसा? कोई रीजन बताने की कोशिश नहीं करता। I'll give you the reason। ठीक है, लेकिन पहले हम थियोरेटिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और आगे बढ़ते हैं। ऐसा एक्सपेंडिचर विच इज रेवेन्यू नेचर, ठीक है, लेकिन उसका बेनिफिट आने वाले 2 3 साल तक हमें मिलेगा। डेफर का मतलब होता है डिले, डिले इन गेटिंग बेनिफिट, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। आपने एडवर्टीजमेंट किया 4 साल के लिए, एक साल बेनिफिट ले लिया, 3 साल बचे हैं, आने वाले 3 साल के लिए वो क्या कहलाएगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और इसे बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि ये वो आइटम हमने स्पेंड करा है जिससे हमें फ्यूचर में प्रोबेबल बेनिफिट मिलेंगे। सो एनीथिंग विच इज बेनिफिशियल फॉर अस इन फ्यूचर, उसे हम एसेट साइड में डालते हैं। होता ये एक्सपेंस है जिसे हमें प्रॉफिट लॉस में दिखाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पूरा बेनिफिट अभी डिराइव नहीं हुआ, तो हम उसे क्या करके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के कहाँ डालते हैं? एसेट साइड में डालते हैं। ठीक है जी, एसेट साइड। इन्हें पता है क्या बोला जाता है? इन्हीं को बोला जाता है फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है। अच्छा, कैन एनीबडी टेल मी द डिफरेंस इन एडवांस एक्सपेंसेस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? दोनों में क्या फर्क होगा? एडवांस एक्सपेंसेस, एडवांस एक्सपेंडिचर, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये दोनों ही एडवांस होते हैं, लेकिन फर्क क्या है दोनों में? बताइए।
बिल्कुल दे दिया, आगे बोलो ना क्या हुआ फिर। सर आई थिंक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ओवर द इयर्स आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, और एडवांस एक्सपेंसेस में एक बार नहीं उसका भाई बेनिफिट मिलेगा। हमें जेले में थोड़ी तलनी है, सीधा सीधा जवाब दो। नहीं बेटा ऐसा नहीं है। देखिए समझिए ध्यान से, अर्जुन ने अपना बिल्ड अच्छा किया, बॉडी बिल्डर बना ये, ठीक है, 56 इंच के डोले बने इसके, डब्ल्यू डब्ल्यू ने बुला लिया, ठीक है। रॉक को उन्होंने पहले क्वेश्चन में पटक डाला, ठीक है, बतिस्ता की उसने लंगोट बांध दी, ठीक है, डब्ल्यू में चला गया, सुपरस्टार बन गया, ठीक है। अच्छा जी, तेजस ने क्या किया, तेजस एक बहुत ही तेजस्वी बालक है, तो तेजस ने क्या किया, उसने यहाँ पर क्या करा, डेयरी फार्म खोला, और वहां पर क्या करा, दूध का बिजनेस शुरू कर दिया, ठीक है। और इसने क्या किया, अर्जुन को ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। अब अर्जुन डब्ल्यू की कुश्ती में फंसे फंसा पड़ा है, लेकिन इसने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो मुच्छड़ की क्लास की कसम, हम दोनों साथ बैठते थे, प्लीज आ जाइयो, मेरा बिजनेस है, चलाएंगे आगे, ठीक है जी। तो अर्जुन जो है, एक ब्रांड को, एक इवेंट को एंडोर्स करने के लिए करीब करीब 2.5 करोड़ रुपया लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या, किडनी का मामला है दोस्त के साथ, यहाँ नहीं लेगा पैसे, यहाँ कहता भाई तू जब बोलेगा मैं आ जाऊंगा, बस मेरी टिकट कर दियो आने जाने की, ठीक है। चलो जी ठीक है जी। अब जरा समझिए, तेजस के पास जब ये गया, क्या किया इसने, अपनी यारी दोस्ती में एंडोर्समेंट करा लिया, ठीक। अच्छा, अब क्या हुआ कि हमारे जगी भाई हैं इधर, ठीक है, इन्होंने इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्होंने क्या किया, क्या हो गया बताओ। जगी भाई ने भी बोला कि ठीक है भाई, तेजस्वी तेजस तेरा दोस्त है, ठीक है, हमारा नया पॉकेट खली, इनका नाम है अर्जुन बली, तो ये भी डब्ल्यू के पहलवान है, मुझे भी अपने प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसिंग करा, मतलब एम्बेसडर बनाना है इनको। इसने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें डिफरेंस बता रहा हूँ, एडवांस का और डेफर्ड रेवेन्यू का डिफरेंस देखिएगा जरा, ठीक है, मजाक मजाक में बोल दिया, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, इसने बोला कि ठीक है भाई, 2.5 करोड़ रुपया मैं लेता हूँ, उसने कहा ढाई क्या, तो 5 करोड़ रुपए ले, 3 साल के लिए तू मेरे साथ अपना टारगेट सेट कर ले, 15 करोड़ रुपया उसने उसको दे दिया। और अर्जुन हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, टॉलीवुड की, जॉलीवुड की, नॉलीवुड की हर फिल्मों में काम करता है, ठीक है, क्योंकि होता है भाई, पहलवानों को तो काम मिल ही जाता है, मिल गया उससे काम अच्छे से, ठीक है। हर जगह तेलुगु, कन्नड़, बंगला, मद्रासी, मतलब होनोलुलु की फिल्मों में, हर फिल्मों में काम कर रहा है। अब इसके पास डेट का स्कैरसिटी है, लेकिन इसने फिर भी उसको 15 करोड़ में डेट्स दे दिया, ठीक। जग्गी भाई का प्रोडक्ट चला, अच्छा खासा चला, उसके बाद जग्गी भाई का प्रोडक्ट 1 1.5 साल के बाद बंद हो गया। जग्गी भाई कहता है भाई मेरा तो प्रोडक्ट खराब हो चुका है, अब ऐसा तुझे 15 करोड़ दे रहे कि 3 साल के लिए, 5 करोड़ तो हमने तेरा चल गया, बाकी के 10 करोड़ तो मुझे वापस कर दे, ठीक है। भाई अर्जुन ने पकड़ के घंटे की तरह टांग दिया, तेरा मजाक चल रहा है क्या है? तेरे चक्कर में मैंने डेट वेट कैंसिल कर दिया, तू कह रहा पैसे लिया, पैसे चाहिए तुझे, नो, ही विल नॉट गिव द मनी। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा, खर्च हो गया, एडवांस चला गया, इसकी नो रिकवरी, इसकी रिकवरी नहीं होती है। फिल्म स्टार को पैसे दे दिया एंडोर्समेंट करने के लिए, डेट ले ली उससे, अब हम कहते हैं हमारा तो बिजनेस ठप पड़ गया, हमारा पैसा वापस करो, नहीं देगा पैसा वापस। लेकिन अगर आपने किसी को किसी सामान की डिलीवरी के लिए एडवांस दिया, किसी प्रोडक्ट के लिए एडवांस दिया, तो भाई उसमें कैंसिलेशन क्लॉज होता है। आपने बोला कि मुझे 10,000 यूनिट दे देना, अगले साल दे देना, उसने कहा भाई अगर हम एक बार ऑर्डर लेते हैं उससे फिर कैंसिल नहीं करते, उसने कहा ठीक है, और लेकिन एक बात है, अगर आप 3 महीने पहले बता दोगे तो हम कैंसिल भी कर देंगे उसको। तो बेटा जो एडवांस एक्सपेंसेस होता है, ठीक है जी, उसमें क्या होता है कि कुछ कट के आपको वापस मिल जाता है, लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नया पैसा वापस नहीं मिलता। इसीलिए इसीलिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फिक्टिशियस एसेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फिक्टिशियस। बेसिकली ये लॉस है, डंप हो गया, जिसे हम अपनी खुशी के लिए क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल के हिसाब से बैलेंस शीट की एसेट साइड में रख रहे हैं। लेकिन एडवांस जो है उसे हम बोलते हैं करंट एसेट्स, क्योंकि उसका बेनिफिट एक ही फाइनेंशियल ईयर तक मिलना है, उसके बाद वो बेकार है। तो एडवांस की रिकवरी हो सकती है वापस, लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की रिकवरी नहीं हो पाएगी वापस। और ये आप लोगों ने इनके एग्जाम्पल से देख लिया, ठीक। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। और
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैसे दिखाया जाएगा भाई? ये हमने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बताया था। मान लिया आपने 4 साल के लिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करा, करंट फाइनेंस मतलब 4 करोड़ रुपया खर्च करा करंट फाइनेंशियल ईयर में। मान लो एडवर्टीजमेंट के लिए खर्च करा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एडवर्टीजमेंट दिखेगा कितना, 1 करोड़ का। 3 करोड़ कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में। फिर अगला फाइनेंशियल ईयर आ गया, 1 करोड़ कहाँ दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। 2 करोड़ कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में। फिर अगला फाइनेंशियल ईयर आया, 1 करोड़ कहाँ दिखेगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, और 1 करोड़ दिखेगा बैलेंस शीट में। फिर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा, बैलेंस शीट में कुछ नहीं दिखेगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा, एंड योर एक्सपेंसेस ओवर। ऐसा ट्रीटमेंट इसका होता है। तो जब तक इसके बेनिफिट पूरे ना मिल जाएं, तब तक हम इसे क्या करते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फिक्टिशियस एसेट्स की तरह कहाँ शो करके दिखाते हैं, बैलेंस शीट, एसेट साइड। इज इट फाइन? आगे चलते हैं। ये डिफरेंस है, थ्योरी का क्वेश्चन 3 नंबर से लेकर 1 नंबर तक का क्वेश्चन बनता है। डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जब भी आपके पास डिफरेंस का क्वेश्चन आए, यू मस्ट राइट बेसिस ऑफ डिफरेंस। अगर बेसिस ऑफ डिफरेंस गिवन है क्वेश्चन में तो ठीक है, नहीं गिवन है तो आपको मैं बेसिस ऑफ डिफरेंस यहाँ क्वेश्चन में दे रहे हैं, इसके हिसाब से आप काम करेंगे। फर्स्ट क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, इट इज इनकर टू एक्वायर फिक्स असेट्स एंड यूज इन बिजनेस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पर्पस क्या होता है, टू रन द डे टू एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। कैपेसिटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसको बढ़ाते हैं आप लोग। और एक ही फाइनेंशियल तक बेनिफिट मिलता है उसका, पीरियड। इट्स बेनिफिट एक्सटेंडेड मोर देन 1 ईयर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट एग्जॉस्टेड इन वन फाइनेंशियल ईयर ओनली। आप अपने वर्कर को सैलरी दे रहे हैं तो उससे 1 महीना काम कराएंगे, 1 महीने की सैलरी खत्म। ये थोड़ी है कि आपने एक बार सैलरी दे दी और बोला अब तो जन्म जन्म के लिए हमारा हो गया। ऐसा नहीं होगा, इट इज नॉट देयर, ठीक है। रिकॉर्डिंग, इट इज डेबिटेड टू रिलेटेड एसेट्स अकाउंट। जब भी आप एसेट्स अकाउंट बनाते हैं, जो एसेट्स खरीदते हैं उसके डेबिट साइड में डाल देते हैं। और इट इज डेबिटेड टू रिलेटेड एक्सपेंस अकाउंट। मशीनरी का एक्सपेंस, सैलरी का एक्सपेंस, वेजेस का एक्सपेंस, ये उस अकाउंट में डेबिट होता है। तो मतलब कुल मिलाकर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। दैट्स फाइन। नेचर ऑफ अकाउंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक एसेट्स अकाउंट है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंस अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। और डिपिक्शन, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाया जाता है। और एग्जांपल्स हैं, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर फिक्चर्स, डेप्रिसिएशन मशीनरी, रेंट, रिपेयर एंड इंश्योरेंस। ये आपका डिफरेंस हुआ किसके बीच में, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये ना थोड़ी इन डेप्थ चीजें हैं जो आपके सामने दिखाई जा रही हैं। ये जनरली लोग इसे ओवरलुक करते हैं, बट इफ यू रियली वांट टू गेट इनटू डीप ऑफ द कंसेप्ट्स, आपको जानना जरूरी है, ठीक। आज जो पढ़ रहे हैं आप, घर जाके एक बार दोबारा से पढ़ना, उसके बाद फिर बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दैट विल बी ऑटोमेटिकली देयर इन योर माइंड। सिर्फ छोटा सा एक्सपोजर चाहिए होता है जो हम लोगों ने आज ले रहे हैं। देखो भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के डिसीजन के लिए हमारे पास कुछ फैक्टर भी होते हैं। मतलब जनरली मैं बोलूं कि एसेट्स खरीदी तो क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर हमने डे टू डे एक्सपेंस कर दिया तो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन उसके अलावा भी देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जिन्हें हमें ध्यान रखना होता है। ये आपके 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं बनेंगे, बट आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ योर नॉलेज। शायद आपके स्कूल में कराएंगे भी नहीं इसको। देखिए बेटा, समझना, कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट नॉर्मली क्या होता है, बड़ा होता है, ह्यूज होता है, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अमाउंट रिलेटिवली क्या होता है, छोटा होता है। जब आप परचेज ऑफ गुड्स करेंगे 1 करोड़ 2 करोड़ की करेंगे, लेकिन जब आप परचेज ऑफ प्लांट करेंगे, मशीनरी करेंगे, लैंड करेंगे, तो शायद वो 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ में भी चला जाए। ऐसा करके चलता है, ठीक है। अच्छा सुनिए, कभी आपने देखा होगा जब आप हिल स्टेशन की तरफ जाते हैं तो वहां रोप वे में ट्रॉली चलती है, देखा होगा आपने, ट्रॉली चलती है। ट्रॉली देखी होगी ना, पहाड़ों में ट्रॉली चलते हुए, है ना, ठीक है। मेरे ख्याल से वैष्णो देवी में भी देखा होगा आपने, हरिद्वार में मनसा देवी में देखा होगा, और बहुत सारी जगह देखा होगा। रोप वे होती है, ट्रॉलीज होती हैं, ठीक। मुझे बताइए कि ट्रॉली का जो रोप वे लगता है, पर खर्चा कितना होता होगा भाई। पहाड़ों में पहले तो स्टेबल जमीन ढूंढनी पड़ती है, फिर उसके अंदर बड़े बड़े कंक्रीट के पिलर लगाने पड़ते हैं, फिर वो मेटल का स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है, फिर उसमें ट्रॉली लगानी पड़ती है, ठीक है। तो इट इज अ ह्यूज एक्सपेंडिचर। 200 300 400 करोड़ रुपए का तो खर्चा होता ही है उसमें, ठीक है जी। इससे भी ज्यादा हो जाता है। फिर उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, आपने देखा होगा, वो ऑपरेटर बैठे रहते हैं, वो आपके जो उड़न खटोले टाइप के उनके अंदर बैठने के लिए आपके और सर्विस क्लास के होते हैं। फिर जब उनकी वो खत्म हो जाती है, आज का एक दिन का मतलब ऑपरेशन खत्म हो गया, फिर उनकी ऑयलिंग करना, ग्रीसिंग करना,
चेक करना कि कहीं कोई रोड टूट तो नहीं रही है। इस तरह से चलता है सारा काम। तो मेंटेनेंस के खर्चे भी बहुत होते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट में आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा लगता है। ठीक है। लेकिन अगर आप नींद के झोंके चल रहे हैं अच्छे अच्छे दाएं बाएं सब जगह पे, है ना, इधर भी नींद आ रही है, कोई बात नहीं, चलता है। आई नो दीज डेस्क आर नॉट कंफर्टेबल, इसमें किताबें इधर उधर गिरी जाती हैं, कोई बात नहीं। चलिए। तो अगर नॉर्मल से बड़ा खर्चा हुआ तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में डालेंगे, और छोटे खर्चे छोटे मोटे खर्चे आप क्या करेंगे, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालेंगे। अगर नेचर स्पेसिफाइड ना हो तो, समझ रहे, नेचर, नेचर स्पेसिफाइड है, भाई मैंने मशीनरी खरीदी 2,000 रुपए की, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मानी जाएगी। ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, मोबिल ऑयल ग्रीस, ठीक है, या मान लिया मैंने बोला क्या, हम बोले कि रॉ मटेरियल खरीद लिया 2 करोड़ का, तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा। नेचर स्पेसिफाइड है तो कोई दिक्कत नहीं। नेचर स्पेसिफाइड अगर नहीं है तो बड़ा खर्चा माना जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, छोटा खर्चा माना जाएगा क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और आगे चले, पेमेंट पीरियोडिक और लमसम। भाई जरा समझिएगा, अगर आपकी पेमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो पेमेंट होती है ना, वो एक साथ नहीं दी जाती है। भाई किसी का 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, सीधा का सीधा 5,000 करोड़ रुपए मुश्किल पड़ता है देना। आप देखेंगे आपके पेरेंट्स ने अगर घर लोन पे लिया होगा तो देखें वो ईएमआई में चलता है। कार भी कई सारे लोग क्या करते हैं, लोन पे लेते हैं, उसकी भी ईएमआई जाती है। बड़े खर्चे में क्या होता है, पीरियोडिक पेमेंट होती है, लमसम पेमेंट नहीं होती है। तो इफ आपकी पेमेंट पीरियोडिक जा रही है, उसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी चले, तब जब नेचर क्लियर ना हो तब। और अगर आपका एक ही बार में खर्चा दे दिया तो समझ लीजिए छोटा खर्चा, क्या है वो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। गॉट इट। अच्छा, सोर्स ऑफ पेमेंट। ठीक है। देखिए, जो जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जनरली, वो कहाँ से पे किए जाते हैं, आपके जो कैपिटल रिसिप्ट होती है और आपकी कैपिटल से निकालकर उससे खर्च किया जाता है। जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद 50 लाख रुपए से, फिर आपने क्या कर दिया, मशीन भी खरीद ली 1 लाख रुपए की, फिर आपने लैंड खरीद लिया 20 लाख रुपए का, इस तरह से खर्चे कर रहे हैं। तो जो भी अमाउंट आपका एज ए कैपिटल के लिए रखा हुआ था, उसमें से जो खर्चे होते हैं उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये नहीं कि हम कैपिटल से खर्च निकाल के खर्च कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे हम कैपिटल गुड्स खरीदते हैं। कैपिटल गुड्स से कहते हैं हम लोग, फिक्स एसेट्स को कहते हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों होती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जो सोर्सेज होते हैं क्या होते हैं, वो डे टू डे के प्रॉफिट्स होते हैं। मतलब रूटीन खर्चे तो आप प्रॉफिट से करोगे ना। या ऐसा होगा कि आप अपने वर्कर की सैलरी देने के लिए मशीनरी बेच रहे हो, विल यू डू दैट? या बैंक से लोन ले रहे हो 20 साल के लिए, और फिर क्या कर रहे हो, बिजली पानी का बिल भर रहे हो? ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। तो आपको ध्यान रखना सोर्स ऑफ पेमेंट। और इट्स नेचर इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। रेसिपिएंट के लिए वो क्या है, जैसे कार डीलर के लिए कार को एक्वायर करना, कार खरीदना, क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बोलिए। कार डीलर के लिए आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, जो तुम मेहनत कर रही हो ना, उसका फल जरूर से मिलेगा। देखिए, स्वर्ग जाके मरने के मतलब स्वर्ग जाने के लिए मरना ही पड़ता है। तो जो बच्चा 11th 12th और ग्रेजुएशन में मेहनत कर लेता है, दे हैव अ स्मूथ सेलिंग इन देयर लाइफ। लेकिन जो बच्चा 11th 12th में मस्तियां, है ना, मजे, उनको दिक्कत आती है आगे चल के, काफी अच्छी खासी दिक्कत आती है, अनटिल अनलेस योर पेरेंट्स आर पोरिंग ह्यूज रिसोर्सेज, मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑन यू। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे, बिल्कुल नकारा निखुट्टू थे, लेकिन उनके पेरेंट्स ने क्या करा, अच्छी खासी डोनेशन देके, 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ डोनेशन देके क्या करवा दिया, उनकी अंडर ग्रेजुएशन करा दी, और फिर पीजी भी ऐसी करा दी, और फिर अपने सोर्सेज से कहीं चिपका भी दिया। तो क्या होता है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स में क्या होता है, आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है कहाँ से है, आप कितने काम के हो नहीं हो। अब आप देखिए, 1.5 करोड़ 2 करोड़ खर्च करने के बाद इंसान थोड़ा तो लायक बन ही जाता है। और जब उसको अच्छी जगह पे जॉब प्लेसमेंट मिलती है, तो आसपास के लोगों को देख के शर्म आती है, फिर काम करना शुरू कर ही देता है, तो उनकी गाड़ी चल जाती है फिर। बट दैट रिक्वायर ह्यूज एक्सपेंडिचर्स। लेट्स कम टू द पॉइंट, whether an expenditure is a capital or revenue expenditure, nature of payment in the hand of recipient, ये जो इट्स नेचर इन द हैंड ऑफ रेसिपिएंट, इसका मतलब क्या है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जरा समझिए। मेरे लिए कार खरीदना इज व्हाट, मेरे लिए कार खरीदना क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है। लेकिन एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के लिए क्या है भाई, जो कैब सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, हाँ, बताइए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उनके लिए भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऐसा थोड़ी करेंगे, एक बार गाड़ी चलाएंगे फिर उसको गड्ढे में फेंक देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। भाई कैब वाली कंपनी के लिए भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हाँ, कैब चलाने वाली कंपनी के लिए बिल्कुल।
लेकिन जरा समझिएगा कि तुम, सुनो, तुम एक ट्रांसपोर्ट कंपनी हो, ठीक है, ट्रक ट्रक ट्रांसपोर्ट कंपनी तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास, तुमने 20 ट्रक खरीद लिए, ये तुम्हारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? ट्रक खरीदे ना, ट्रक चला के फेंक देंगे गड्ढे में? ट्रक चलेंगे 5 साल 10 साल चलेंगे ना ट्रक? फिर उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बोलेंगे। ठीक है, हाँ जी। और जरा समझिए एक और चीज। अच्छा प्लीज सुनिए सुनिए सुनिए। तो कार मैन्युफैक्चरिंग फर्म वाले, जो कार मैन्युफैक्चर कर रहा है ना बंदा, उसके लिए कार बेचना खरीदना क्या है? इन्वेंट्री है। उसके लिए क्या है? वो रेवेन्यू नेचर का कहलाएगा। ठीक है। लेकिन कार मैन्युफैक्चर करने वाला अगर कोई प्लांट एस्टेब्लिश करता है तो वो उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इट्स नेचर इन द हैंड्स ऑफ रिसीवेंट, whether any expenditure is a capital expenditure or a revenue expenditure, nature of payment in hands of recipient is not material. It may be possible that an item which is revenue nature for payee is of a capital nature for the payer. खरीदने वाले के लिए वो कैपिटल नेचर का, बेचने वाले के लिए रेवेन्यू नेचर का। अब कार डीलर के लिए कार बेचना क्या है? रेवेन्यू नेचर की है। लेकिन मेरे लिए क्या है? वो कैपिटल नेचर की है। सो ये डिपेंड करता है उस पर, इस पर डिपेंड नहीं करता कि किसके हाथ पैसा आएगा, कैसे जाएगा। अब नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं भाई आपके, ठीक है, आप ही लोग मुझे बताएंगे। सेकेंड हैंड कार खरीद ली 1 लाख रुपए पर, और उस पर 10,000 रुपया ओवरऑलिंग पे लगा दिया, बताइए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर? बताइए। सेकेंड हैंड कार खरीद ली 1 लाख रुपए की, ओवरऑलिंग का मतलब होता है उसे चालू बनाने में खर्चा लगा दिया 50,000 का और 10,000 का और। सर रेवेन्यू हुआ ना। नहीं बेटा, रेवेन्यू नहीं हुआ, कैपिटल हुआ। आपको क्या बताया था? सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदना, उसे वर्कल में बनाने का खर्चा। अरे एक्विजिशन कॉस्ट का जो भी पार्ट बनता है किसी एसेट्स का, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। ये कैपिटल नेचर का होगा। इज दैट ओके? अगला वाला बट सर 25। डज दैट नॉट डिपेंड ऑन व्हाट इज द कार बीइंग यूज्ड फॉर? सेकेंड हैंड तुम चाहे कार किसी के लिए भी यूज करो, तो चाहे उसे कूड़ा गाड़ी बना लो, चाहे उसे घोड़ा गाड़ी, कुछ भी बना लो आप। कार आपने खरीद ली, दैट्स एन एसेट टू यू। और सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी आपने, सेकेंड हैंड गाड़ी को चालू बनाने के लिए जो खर्चा करेंगे वो उसकी कीमत में शामिल हो जाता है। इट्स ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन पे पैसा खर्च किया, क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिपेयर कर दिया, नेग्लिजेंस की वजह से रिपेयर करनी पड़ी, किसी ने मशीन को गलत ऑपरेट कर दिया, मशीन में फॉल्ट आ गया, उसको रिपेयर करना पड़ गया, रेवेन्यू नेचर का कहलाएगा। ठीक है। ठीक है। एक्सीडेंटल भी होगा तो भी क्या कहलाएगा? वो रेवेन्यू नेचर के कहलाएगा। आपने एनुअल टैक्सेस पे कर दिए, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, कार जो आपने कार खरीदी थी उसके साल के टैक्स भी भर दिया और इसका इंश्योरेंस भी भर दिया, ये क्या कहलाएगा? रेवेन्यू नेचर के कहलाएगा। इनको भरने से, इनको भरने से कार की कीमत में कोई इंक्रीज नहीं आता है। अच्छा, जनरल मैनेजर का कमरा आपने क्या कर दिया? एयर कंडीशनिंग उसमें प्लांट लगा दिया, एयर कंडीशनर लगा दिया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है। आपका एक मल्टीप्लेक्स है, सिनेमा हॉल। आप, हाँ, ऑफ कर दो भाई एसी को, समन प्लीज ऑफ इट। बेटा एयर कंडीशनर ऐसा थोड़ी होगा। नहीं नहीं, एयर कंडीशनर ही बोल रहा है। अरे काम, घुसोगे उसकी जेब में? देख लो यार इधर आराम से। अच्छा सुनिए, मल्टीप्लेक्स था आपका, आपने देखा मल्टीप्लेक्स में आपके 200 सीट्स हैं, लेकिन आपने देखा जो बैकयार्ड में गैलरी सी बनी हुई है, उसमें खाली ऐसी, मतलब अंधेरे में कुछ पता चलता नहीं, आपने क्या कर दिया, वहां 10 सीट और लगा दी। अब बताइए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर, 10 सीट। अरे आपने मल्टीप्लेक्स में 200 सीट्स को 210 सीट्स बना दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने देखा जैसे क्या हुआ कि अर्जुन था, अर्जुन का पड़ोसी क्या नाम है भाई, अक्षत था, अक्षत का पड़ोसी अड़ोसी सब मूवी देखने के लिए चले गए, ठीक है, हॉरर मूवी देख रहे थे। हॉरर मूवी देखते थे तो रोंगटे खड़े हुए, डर के मारे उन्होंने सीट फाड़ दी, वो फाड़ दी। होता है ना, जब एक्साइटमेंट में ऐसे ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ के सीट ऐसे पकड़ गई, और जब ओ वही छोड़ दिया, निकल के भाग आए। ठीक है। अब जब वो केयर टेकर आया देखने के लिए, क्या देखा तो सारी सीट लाइन से उधड़ी हुई है भाई। ठीक है। अब ऐसा थोड़ी होगा कि अब दोबारा जाएंगे बस उस सीट पे बैठेंगे, उसकी क्या करनी पड़ेगी? रिपेयरिंग करानी पड़ेगी। अब वो जो रिपेयरिंग का खर्चा होगा, कैसा एक्सपेंडिचर है वो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी। आपने अपने मल्टीप्लेक्स से क्या कर दिया? एयर कंडीशनिंग बदल दिया, क्या हो गया वो? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने
वो जो साउंड है, डॉल्बी 578 कैटेगरी का साउंड सिस्टम लगा दिया, क्या है वो? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है जी। हाँ, लेकिन आप मॉस्किटो रेपेलेंट छिड़काव उड़काव कर रहे हैं उस पर, है ना, सिर्फ सफाई वफाई के लिए मजदूर लगा रखे हैं, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में चला जाएगा। आगे बढ़ें थोड़ा सा। हाँ जी। हाँ, रिपेयरिंग, सुनो बेटा समझना, रिपेयरिंग अगर आप सेकंड हैंड की कर रहे हैं उसको चालू बनाने के लिए, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रूटीन रिपेयर और मेंटेनेंस जो होती है वो क्या कहलाएगी आपकी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा। आपने अपनी बिल्डिंग में एक फ्लोर और बना दिया, इट्स ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन आपने अपनी बिल्डिंग में व्हाइट वॉश करा दिया, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रूटीन मेंटेनेंस क्या कहलाएगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगी। चलो थोड़ा सा आगे चलें, लेट्स मूव फर्दर। अच्छा, रीजन के साथ बताना दोबारा से आपको कि ये खर्चे क्या हैं। कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ मशीन्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेजेस पेड फॉर कनेक्शन ऑफ इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पेंट ऑन पेंट रिपेंटिंग ऑफ फैक्ट्री, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिपेयर नेग्लिजेंस ऑफ ऑपरेटर ऑफ मशीन, रेवेन्यू। पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेवेन्यू, ठीक है जी। ये रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर पे वन मार्कर क्वेश्चन थे, क्या हो गया बाबा? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, होल्ड कर लीजिए, थोड़ा आगे चलें। जिस तरह से, हम बोलिए। नहीं बेटा समझो, पहली बार देखो, बोला ना, फर्स्ट टाइम एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाते हैं। जब तक हम एक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बना रहे हैं, अब आप देखेंगे, आपने अपार्टमेंट में ईंटें मीटे लगा दिए, प्लास्टर वगैरह कर दिया, अब आपने बोला चलो भैया शिफ्ट हो जाओ, व्हाइट वॉश नहीं हो रखा, ऐसा थोड़ी होगा। आदमी जब लेता है तो क्या लेता है? कंप्लीट लेता है ना, सारा सेटअप, दरवाजे, फ्लोरिंग, व्हाइट वॉश सब लेके चलेगा ना, वैसे तो करता है। तो पहली बार अगर आप व्हाइट वॉश करा रहे हैं, पहली बार कुछ भी करा रहे हैं बिल्डिंग में, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा। लेकिन जब आप 3 साल 4 साल बाद फिर से व्हाइट वॉश करा रहे हैं, उसकी रिपेयरिंग करा रहे हैं, प्लास्टर उखड़ गया ठीक करा रहे हैं, पाइपलाइन थोड़ी खराब हो गई उसको बदलवा रहे हैं, ये सब मेंटेनेंस कहलाएंगे, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाएंगे आपके। इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। चलो, जिस तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, उसी तरह से रेवेन्यू रिसीव्स भी होते हैं और कैपिटल रिसीव्स भी होते हैं। रेवेन्यू रिसीव्स का मतलब हुआ मनी रिसीव फ्रॉम कोर बिजनेस जनरेट, कोर रेवेन्यू एक्टिविटीज से। आपका गारमेंट का बिजनेस है, गारमेंट बेच के आपने पैसा कमाया, तो क्या कहलाएगा आपके लिए? वो रेवेन्यू रिसीव्स कहलाएगा, ठीक है जी। अब अर्जुन WWE के बड़े पहलवान है, ठीक है, ब्रांड एंडोर्समेंट से इनको जो पैसा मिलता है, इनके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है, रूटीन का खर्चा। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, न्यूयॉर्क की, डल्लास की, लास वेगास की प्रॉपर्टी बेच दी इन्होंने जाके, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा इनके लिए? कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। अगर आप कोई एसेट्स को बेच के पैसा लेते हैं तो क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। और अपनी जो चीज को डील कर रहे हैं उससे आप पैसा कमाएंगे तो क्या कहलाएगा? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। कार मैन्युफैक्चरर के लिए कार को बेच के जो पैसा मिलता है वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कार डीलर के लिए कार बेच के जो पैसा मिलेगा क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन हम जैसे व्यक्ति के लिए, आप जैसे व्यक्ति के लिए अपनी कार बेच के पैसा मिलना कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। इज दैट ओके? ठीक है, क्लियर? आगे चलें थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अभी फिर से डिफरेंस आ गया, जैसे डिफरेंस था ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में। हाँ, रेजिंग ऑफ लोन बिल्कुल ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट से लंबे समय के लिए होगा वो। आप अच्छा सुनो, लोन लेना यही काम है आपका क्या? चलो भाई लोन लेते हैं फिर चुकाएंगे नहीं, नहीं होता ना। तो क्या बोले? क्या बोलिए आप अभी? कुछ बोला है? सोच समझ के बोलना क्लास में, कुछ भी बोलने तो, ठीक है, बहुत सारे लोग बैठते हैं, है ना, ध्यान रखेंगे इस चीज का, आगे से नहीं करेंगे गलती कोई भी। कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट दो तरह के भाई। मीनिंग, अमाउंट रियलाइज बाय सेल ऑफ फिक्स असेट्स, रिसिप्ट ऑफ कैपिटल और लोन टेकन। भाई पहली बार आपने कैपिटल बिजनेस में ली, कैपिटल रिसिप्ट। लोन का बड़ा अमाउंट आपने ले लिया, वो भी कैपिटल रिसिप्ट है आपके लिए, क्योंकि आपको आपका काम थोड़ी रोज रोज लोन लेना। विद दिस फैक्ट इट इज ए कैपिटल रिसिप्ट। आगे चलें, बोलो, ठीक है, थैंक्स फॉर कमिंग। अमाउंट रियलाइज बाय सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज, ये कहलाएगा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। भाई देखिए, कैपिटल रिसिप्ट कहाँ जाएगा आपका? बैलेंस शीट में दिखेगा। रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में दिखेगा। फ्रीक्वेंसी, कैपिटल रिसिप्ट नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट रिकरिंग नेचर के होते हैं। आगे, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कैपिटल रिसिप्ट आर रिसिप्ट विच आर नॉट रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, रेवेन्यू रिसिप्ट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में दिखेगा।
और आगे चले, डिस्ट्रीब्यूशन। कैपिटल रिसिप्ट को कभी भी आप एज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं बांटेंगे। कैपिटल रिसिप्ट को इसलिए संभाल के रखते हैं कि फ्यूचर में अगर कैपिटल लॉसेस होंगे उसको उससे पूरा कर लेंगे। और रेवेन्यू रिसिप्ट जो होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? भाई जो रेवेन्यू मिला और जो एक्सपेंसेस गया, उसका जो बच जाएगा, यानी कि जो इनकम बच जाएगी, प्रॉफिट बच जाएगी, उसको आप बांट सकते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में क्या हुआ, डिफरेंस चला गया। अब आ रहे हैं मुद्दे की बात, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका हम डिस्कशन कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और किसका, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, ठीक है। अब जो वो शीट दी थी आपको, उसको निकाल लीजिए, निकाल लीजिए जरा फटाफट से। कौन सी वाली शीट? यू हैव द शीट विद यू, सेकंड वन। प्लीज समवन गिव हर द सेकंड वन। देखिए बेटा समझिए, अभी जो मैंने डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करा था उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर रहे थे। इसकी बात कर रहे थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर, ठीक है। आइए जरा डिटेल में देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या है। क्या ऑनलाइन में आपकी शीट आपके सामने अवेलेबल है? प्लीज बताइए मुझे, दिख रही है? बेटा समझिए सब लोग, ऐसा कोई भी खर्चा विच इज रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी खर्चा, ऐसा कोई भी खर्चा विच इज रिलेटेड टू योर फैक्ट्री, उन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। मान लिया जाए हम इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इस पेन को बनाने में लगने वाला प्लास्टिक, उसके अंदर लगने वाली इंक, इसके ऊपर लगने वाला क्या रैपर, उसका, और इसको इसको बनाने में जो भी खर्चा आपका आ रहा है, वो सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। जिस मशीन से इसे बना रहे हैं, ठीक है, उस मशीन को चलाने के लिए जो बिजली लग रही है वो भी, ठीक, ठंडा करने के लिए पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी, जो वर्कर इस पे काम कर रहा है वो वर्कर का वेजेस वो भी, ठीक है। और ये सारे के सारे खर्चे क्या कहलाएंगे, इसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। जब ये बन गई चीज, तैयार है, रेडी टू सेल है, सेल करने के लिए अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर लगाया उसका खर्चा, सेल करने के लिए डिलीवरी के लिए खर्चा कर दिया उसका खर्चा, मतलब एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग आर डायरेक्ट एंड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू सेल्स दे आर इनडायरेक्ट, ठीक है। ध्यान से समझना, सेल्स काउंटर से पहले के खर्चे जो भी हैं वो कहलाएंगे आपके डायरेक्ट, और सेल्स काउंटर के बाद के खर्चे क्या कहलाएंगे आपके, इनडायरेक्ट। वे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को क्यों पढ़ते हैं इसका मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, लेकिन पहले जरा समझ लें कि डायरेक्ट की कैटेगरी में क्या क्या चीज आती है और इनडायरेक्ट की कैटेगरी में कौन कौन सी चीज आती है। जरा देखिए, और आपको ना ये सिमिलर सी चीजें दिखेंगी। पहले देखा आप लोगों ने वेजेस, वेजेस डायरेक्ट क्यों बोला, क्योंकि वेजेस दिया जाता है फिजिकल वर्क के लिए, और फिजिकल वर्क कहाँ होता है ज्यादा, फैक्ट्री में होता है। सैलरी दी जाती है मेंटल वर्क के लिए, वो कहाँ होता है, ऑफिस में ज्यादा होता है। तो अगर हमारे पास वेजेस आ जाए तो हम उसे डायरेक्ट मानेंगे, सैलरी आ जाए तो क्या मानेंगे, इनडायरेक्ट। लेकिन क्या हो कि अगर हमारे पास लिखा हुआ आ जाए, अब हमारे पास लिखा हुआ आ गया क्या, वेजेस एंड सैलरीज, ये लिखा हुआ आ जाए, ओके, चलिए ठीक है, जस्ट अ मिनट। अगर क्लास बंद हो जाए तो जाना मत, आई विल स्टार्ट इट अगेन। चलिए अब चलते हैं आगे, एक एक आइटम का डिस्कशन लेके चल रहे हैं। ये समझना जरूरी है इन आइटम को, और जब आपको एक बार ये सारे आइटम की जानकारी हो जाती है तो फिर जो हम क्वेश्चन करते हैं ना बड़े वाले, वो करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। लेट अस टेक वन बाय वन। अब हमने आपके सामने बोला कि वेजेस एंड सैलरीज, और यहाँ लिखा हम लोगों ने क्या, सैलरीज एंड वेजेस। बट अब किनको मालूम है वो नहीं बोलेंगे, इनमें से कौन सा डायरेक्ट कौन सा इनडायरेक्ट। देखिए बेटा, ये वाला जो होगा इसको बोलेंगे डायरेक्ट, और इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इनडायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जरूरत कहाँ पड़ती है, आइए देखें जरा। हमारे पास जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं बेटा समझना, उनको हम दो कैटेगरी में डालते हैं। एक को कहते हैं हम लोग क्या, डायरेक्ट, और एक को बोलते हैं क्या, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को फर्दर हम दो कैटेगरी में डालते हैं। एक को कहते हैं हम लोग क्या, ऑपरेटिंग, और एक को क्या कहते हैं हम लोग, नॉन ऑपरेटिंग। नॉन, बातें ना कर लें बेटा, समझ लें बात को। ऑपरेटिंग खर्चों को भी फर्दर हम बांटते हैं कैटेगरी में, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और एक और कैटेगरी में बोलते हैं, और जो खर्चे इसी में नहीं आते उनको इस कैटेगरी में डालते हैं। एक्सपेंस की दो कैटेगरी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लगता है कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई मिल गया तुम्हें, तो यहाँ देख ले ना, वो चला जाएगा न्यूयॉर्क। यहाँ देखिए,
ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग हो गया, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अदर एक्सपेंसेस हो गया। इसी तरह से इनकम जो हमारे पास होती है उसकी भी दो कैटेगरीज बनती हैं। एक को कहते हैं हम लोग डायरेक्ट, एक को कहते हैं डायरेक्ट, या बोलेंगे क्या, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग इनकम। डायरेक्ट या ऑपरेटिंग इनकम जो जनरली क्या होती है, जो जनरली नेट सेल्स होती है, सेल्स की इनकम ही कहलाती है। और दूसरी इनकम क्या होती है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनकम। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको हम लोग नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको, अदर इनकम भी बोलते हैं, अदर इनकम भी बोला जाता है। इस फ्लो चार्ट के कौन से आइटम का डिस्कशन कर रहे हैं अभी हम लोग, डायरेक्ट वाले का डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ। कौन से एक्सपेंसेस को हम डायरेक्ट बोलेंगे। ये ट्वेल्थ में बहुत जगह इस्तेमाल होता है फ्लो, ये वाला जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया आपका, नंबर ऑफ प्लेसेस पर यू कैन यूटिलाइज दिस। और अभी अगर ढंग से पढ़ लेंगे तो ट्वेल्थ में जाके आप लोगों को बहुत ज्यादा आसानी होगी, सर यू विल फील ऑपरेटिंग का कंफर्टेबल। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ऑपरेटिंग का फर्स्ट पॉइंट है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो आप, अगर आपको शीट दिखेगी ना, ये देखिए शीट पे, यू जस्ट सी हियर, ये सारी की सारी चीजें डिटेल में लिखी हैं, देख रहे हैं फ्लो चार्ट में, दिख रहा है, कैन यू सी दिस ऑन योर यस स्क्रीन। सर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट के अंदर चले गए क्या, डायरेक्ट इनकम। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। फिर और चले गए आगे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम या नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये सब इस चार्ट, इस शीट में, इस चार्ट में हमने लिखा हुआ है। ये ट्वेल्थ में भी काम आएगी बहुत ज्यादा आप। चलिए एक एक आइटम को डिस्कशन करके चल रहे हैं, देखो बच्चा समझना। अगर मैंने बोला वेजेस एंड सैलरीज, जिसमें वेजेस पहले आया, तो क्या होता है, एक फैक्ट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल पे वेजेस, लेकिन जो मैनेजर होंगे उनको सैलरी दोगे। मैनेजर भी काम कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, लेकिन वो फिजिकल तो नहीं करता। ऐसे ही आपके ऑफिस में बहुत सारे वर्कर होंगे जिनको आप सैलरी देते हैं, पियोन हो गया, सफाई वाला होगा, उनको आप वेजेस देते हैं। ठीक है, तो सिर्फ सैलरी आ जाए तो इनडायरेक्ट, और सिर्फ वेजेस आ जाए तो डायरेक्ट। लेकिन अगर सैलरी एंड वेजेस आ जाए तो क्या मानेंगे, डायरेक्ट। और अगर वेजेस एंड सैलरीज आ जाए तो क्या, डायरेक्ट। और अगर आ जाए सैलरीज एंड वेजेस तो क्या मानेंगे, इनडायरेक्ट। किसी भी एक्सपेंस के साथ अगर फैक्ट्री शब्द लग गया, डायरेक्ट बन जाएगा वो। आइए और एग्जांपल देखते हैं आपके सामने, देखिए कैसे। अभी पेज को देख लीजिए, वो पेज तो सभी के पास है ना। आइए, कैरियज, कैरियज इनवर्ड, कैरियज ऑन परचेज, कार्टेज, कार्टेज इनवर्ड, फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड। ये सारे खर्चे हैं, ये इनवर्ड के खर्चे। हम मान के चलेंगे कि फैक्ट्री में सामान लाने का खर्चा है, बाहर से मटेरियल खरीद के फैक्ट्री में लाते हैं उसका खर्चा। हमने कैरियज, कार्टेज, फ्रेट का डिफरेंस बताया था ना। कुछ ठेले में जाना पड़ता है, कुछ सर पे रख के लाते हैं, कुछ धो के लाते हैं, बताया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, सिखाया था मैंने आपको। अब मैं रिपीट नहीं करूंगा उसको। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सीधी सी बात है, ये आपका फैक्ट्री से रिलेटेड है। प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड है। एक्सपेंस ऑन परचेज, गुड खरीद रहे हो आप रीसेल करने के लिए, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। बॉक्सेस एंड लेबल्स, ये कहाँ लगेंगे, फैक्ट्री में लगेंगे आपके। और क्या बोला हम लोगों ने, कोल, वाटर और गैस। कोल का इस्तेमाल, वाटर का इस्तेमाल, गैस का इस्तेमाल कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है। आप बोलेंगे सर ऑफिस में भी तो चाय बनाने के लिए गैस लगती है। हाँ लगती है, लेकिन गैस का कमर्शियल यूज होता है भट्टी को जलाने के लिए। स्टील मैन्युफैक्चरिंग में कमर्शियल गैस का कनेक्शन आप लोग यूज करते हैं। आपने देखा शादी ब्याह में जो हलवाई लोग सिलेंडर यूज करते हैं, नीले रंग का बड़ा सिलेंडर होता है। घरों में जो सिलेंडर यूज होता है, रेड कलर का छोटा सिलेंडर होता है। कमर्शियल सिलेंडर के प्राइसेस ज्यादा होते हैं, डोमेस्टिक गैस के प्राइस कम होते हैं। तो जब आप कमर्शियल पर्पज के लिए गैस कनेक्शन लेंगे आईजीएल का, आपके रेट्स ज्यादा होंगे। लेकिन जब आप डोमेस्टिक पीएनजी का कनेक्शन लेते हैं उसके रेट्स कम होते हैं। ये कमर्शियल गैस की बात कर रहा है, जो कहाँ फैक्ट्री में यूज होगी। और अगर ऑफिस में आपने कनेक्शन लिया होगा तो पीएनजी का कनेक्शन होगा, छोटी सी नली पीले रंग की, जिससे गैस का चूल्हा जलता है। ठीक है। और एक बड़ा खराब सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। क्रीमेशन हाउस, क्रीमेशन ग्राउंड गए होंगे कभी, कोई ना कोई तो गया होगा। आपने देखा होगा दो तीन तरह से होता है, नदी के किनारे होता है, शेड के अंदर होता है, और क्या होता है, सीएनजी वाले भी होते हैं। देखा है, सीएनजी वाला। सीएनजी वाले में क्या होता है, फर्नेस जल रही होती है, बॉडी को उठा के अंदर डालते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं, 4 घंटे बाद आते हैं, सब राख मिलता है। ऐसा चलता है। वो कनेक्शन जो होता है कमर्शियल कनेक्शन होता है वाला। वो अगर गैस चूल्हे की आग से आप जलाना शुरू करें तो क्या हो जाएगा 5 दिन बाद। सॉरी, आई एम मेकिंग फन ऑफ दैट, आई शुड नॉट दैट, बट यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ठीक है। ज्यादा पावर की ज्यादा
क्वांटिटी में गैस रिलीज करना, तब जलता है चीजें। और आगे चलें। पावर एंड मोटिव पावर, ये सब आपकी क्या, ठीक है, लोकोमोटिव पावर कहते हैं उसको, भाप के इंजन वाली शक्ति, ये सारी सारी पावर इस कैटेगरी में चलती है। फ्यूल एंड पावर, ये भी क्या है, डायरेक्ट की कैटेगरी में जाएगा। स्टोर्स, क्या होता है भाई स्टोर? वो जगह जहाँ सामान रखा जाता है? एब्सोल्युटली नॉट। स्टोर कहते हैं क्या, स्टॉक ऑफ ऑयल, सॉफ्ट सोप, कॉटन वेस्ट, ग्रीस, लुब्रिकेंट्स। आपकी मशीनें चलती है, फ्रिक्शन होता है, आपको बार बार ऑयलिंग करनी पड़ती है उनमें, ग्रीस लगाना पड़ता है उनमें, सफाई करने के लिए कॉटन का वेस्ट चाहिए होता है आपको। और जब आप ग्रीस वगैरह लगाते हो तो आपके एम्प्लॉयज को हाथ धोने के लिए साबुन भी तो चाहिए, लिक्विड सोप भी तो चाहिए। इन सब का स्टॉक बना के अगर आपने रख लिया तो वो क्या कहलाएगा, स्टोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है वो, स्टोर्स। लेकिन अगर ऑफिस स्टोर बोले तो, ऑफिस स्टोर बोले तो क्या होगा, वो इनडायरेक्ट होगा। सिर्फ स्टोर्स बोलेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट होगा। सिर्फ स्टोर्स बोलेंगे तो क्या होगा, फैक्ट्री से रिलेटेड होगा। लेकिन अगर ऑफिस स्टोर्स बोले, ऑफिस में भी तो होता है आपके पास, क्या होता है, हैंड वॉश होते हैं आपके पास, डस्टर होते हैं क्लीन करने के लिए, कॉलिन नहीं होता सफाई करने के लिए, जिससे वो सरफेस को क्लीन करते चलते हैं आपके पियंस वगैरह। उन सबको आप 5-6 बोतलें ला के रख लेते हो। फिनाइल चाहिए होती है आपको, टॉयलेट क्लीनर चाहिए होता है आपको ऑफिस में। ये सब क्या कहलाते हैं, ऑफिस स्टोर्स कहलाते हैं। फैक्ट्री के स्टोर्स अलग। अगर सिर्फ स्टोर्स होगा तो फैक्ट्री का होगा, और अगर होगा तो ऑफिस स्टोर्स करके बोला जाएगा, वो इनडायरेक्ट कहलाएगा। फैक्ट्री के सारे खर्चे डायरेक्ट हैं, उसके अलावा सारे खर्चे इनडायरेक्ट हैं। और आगे चलिए। ऑक्ट्रॉय या टोल टैक्स, जरा इसे समझिए ये क्या होता है। बहुत पुराने जमाने में जब हमारे देश में वैट नहीं होता था, सेल टैक्स नहीं होता था, तो क्या होता था, जो गुड्स होती है मैन्युफैक्चरिंग, व्हेन दे मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, तब क्या लगता था, ऑक्ट्रॉय लगती थी। क्या बोलते थे उसको, ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय को हिंदी में क्या बोलते थे, चुंगी। क्या बोलते थे, चुंगी बोलते थे, चुंगी। और चुंगी जो चौकियां होती थी उन्हें बोलते थे चुंगी नाका। नहीं, तुमने तो दिलेर के छोटे भाई का गाना सुना होगा ना, कहाँ चल दी कहाँ चल दी, वही सुना होगा ना। हाँ ये वो नहीं है। चुंगी ऑक्ट्राई होती थी, पुराने जमाने में होती थी। ये मुगल के, मतलब मुगलों के टाइम से चल रहा है चुंगी। मतलब क्या होता था, देर यूज टू बी ए बैरियर्स व्हेन यू आर एंटरिंग टू वन टेरिटरी टू अनदर टेरिटरी। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, आपको क्या करना पड़ता था, दूसरी टेरिटरी में जाने के लिए कुछ क्या देना पड़ता था, माल गुजारी बोलते थे उसको, क्या बोलते थे, सर चुंगी टैरिफ्स। बोलते थे। हाँ, टैरिफ्स जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, टैरिफ्स, वो देने पड़ते थे आप। ठीक है। आज की डेट में क्या हो गया, ये चुंगी बन चुका है, ये आज की डेट में टोल टैक्स बन चुका है। देखा ना, व्हीकल आर एंटरिंग, कमर्शियल व्हीकल आर एंटरिंग फ्रॉम नोएडा टू दिल्ली, दिल्ली टू नोएडा। ठीक है, समझना। अगर कोई कमर्शियल व्हीकल यूपी से नोएडा दिल्ली जा रहा है तो उसको टोल टैक्स देना पड़ता है। आपने देखा होगा ना, अक्षरधाम के पास दिखेगा आपको, दाएं बहुत सारी जगह पे टोल टैक्स। तो यस समझ सर। लीजिए टोल टैक्स वाली चीज थी ये। तो जब हम सामान मैन्युफैक्चर, सामान को मंगवाते थे कहीं से, तो हमें क्या करता है, जगह जगह पे टोल टैक्स ऑक्ट्रॉय दे के आना पड़ता था। तो ये भी डायरेक्ट की कैटेगरी में डाला जाता है। बोलिए। ना कितना बढ़िया एग्जांपल दिया उन्होंने, वो सर्विस की कैटेगरी में चला गया ना, उसकी अकाउंटिंग अलग होती है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की अकाउंटिंग बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं हम लोग। ठीक है। पावर सप्लाई कंपनी की अकाउंटिंग बिल्कुल अलग तरीके से, जब आप सीए फाइनल में जाएंगे तब पढ़ेंगे उसकी अकाउंटिंग। उससे पहले तो पढ़ने में नहीं देते, बच्चों को करंट लग जाता है वरना। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की अकाउंटिंग जो होती है, गैस कंपनी की अकाउंटिंग होती है, ऑयल कंपनी की अकाउंटिंग जो होती है, जब आप सीए फाइनल करते हैं तब पढ़ाई जाती है। बड़ी ही अनयूजुअल अकाउंटिंग होती है उनकी। ठीक है। और मतलब छोटे छोटे बच्चे तो देख के बेहोश हो जाते हैं उसको, मतलब इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी क्रिटिकल। तो जब आप सीए फाइनल करते हैं, इवन बीकॉम ऑनर्स में, एमकॉम में भी नहीं पढ़ाई जाती वो सीधा प्रोफेशनल कोर्सेज में पढ़ाई जाती है। टीएसीएस और आईसीडब्ल्यू में वहाँ पढ़ाई जाती है। अकाउंटिंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, अकाउंटिंग फॉर ऑयल कंपनीज, वहाँ पढ़ाई जाती है वो। ठीक है, योर क्वेश्चन इज करेक्ट, बट वो सीए फाइनल में उसका जवाब मिलेगा आपको। तो ऑक्ट्रा इज क्लियर, क्या कहलाएगा भाई ये, डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में कहलाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा आगे चलते हैं। डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस क्या होंगे भाई बताइए। डॉक यार्ड में, हाँ, शिप से जो सामान आता है, बाहर से आता है, उसके चार्जेस अगर आप पे करेंगे, वो डायरेक्ट की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी क्या कहलाएगी आपकी, डायरेक्ट कहलाएगी। लेकिन एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या कहलाएगी आपकी, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कहलाएगी। वो तो सामान बेच रहे हैं ना आप, मैन्युफैक्चर सामान। आइए पढ़ते हैं आगे। क्लियरिंग चार्जेस, डॉक चार्जेस इनवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी, ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स, कस्टम्स ड्यूटी, ये सब क्या होती हैं आपकी, डायरेक्ट कैटेगरी में चलते हैं। और भैया फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, कौन से वाले, फैक्ट्री की लाइटिंग, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का रेट्स,
म्यूनिसिपल टैक्सेस फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री का रिपेयर्स, ये सब क्या कहलाता है आपका? डायरेक्ट। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, अब ये रॉयल्टी क्या चीज हुई भाई? कोई बताएगा मुझे? हाँ, मान लिया जाए कि आप ना, मान लिया जाए कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग स्टील मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आपने क्या कर दिया, एक कोल माइन, एक कोल माइन को आपने क्या कर दिया, लीज पे ले लिया। लीज पे ले लिया कोल माइन को, ठीक है जी। आपने पट्टे पे ले लिया, मतलब 4 साल, 10 साल, 20 साल के लिए लीज पे ले लिया कोल माइन को, ठीक है। अब क्या होगा, हाउ यू आर गोइंग टू पे टू द ओनर ऑफ दैट माइन? तो क्या होता है, डिसाइड होता है कि अगर आप 100 किलो कोयला निकालेंगे तो पर 100 केजी पे आप मुझे 20 रुपया 50 रुपया देंगे, ऐसे डिसाइड होता है। आप तो कोयला मीट्रिक टन निकालते हैं, गॉट इट? तो इसे कहते हैं रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। दूसरा एग्जांपल ले लूं, ठीक है। अब आदित्य आम खाने का बड़ा शौकीन है, ये अमरोहा में गया या मलिहाबाद गया, वहां पर आम के बगीचे ले लिए। अब आम के बगीचे ले लिए, तो जो आम के बगीचे का मालिक होगा, उसके साथ इसकी डील है कि भाई इस साल में आपके आम के बगीचे के सारे आम तोड़ूंगा, 10 लाख रुपया दूंगा आपको मैं। वो रॉयल्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? रॉयल्टी। अच्छा, ठीक है। जग्गी भाई एक बहुत बड़े ऑथर बने, इन्होंने इन्होंने अर्जुन की जीवनी लिखी, राइजिंग टू, मतलब राइजिंग स्टार, डब्ल्यू ऐसा वाला लिखी, और वो किताब बहुत बिकी। तो जो पब्लिशर होगा अर्जुन को, ये सॉरी जग्गी भाई साहब को, उनकी जो बुक लिखने की जितनी कॉपियां बिकेंगी, उतनी कॉपी में क्या होगा, रॉयल्टी देगा। अबे नहीं होता भाई, वो रॉयल्टी नहीं होती है, अलग चीज होती है रॉयल्टी। हाँ, फ्रेंचाइजी होता है तब आपको रॉयल्टी मिलती है। तब थोड़ी रॉयल्टी देनी है उसको, वन टाइम पेमेंट दे दी, है ना। अगर आपने कोई एग्रीमेंट साइन करा कि भाई तेरा हम बिजनेस खरीद रहे हैं, तेरे बिजनेस में हम 60% स्टेक ले रहे हैं। बोलना क्या कहा? लेकिन अब समझ, अगर वो एक बार मिल गया तो फिर वो रॉयल्टी नहीं है। लेकिन अगर वो आने वाले 100 साल जब तक आपकी कंपनी चल रही है, तब वो रॉयल्टी कहलाएगी, ठीक है। एक बार मिल गया, इट्स नॉट रॉयल्टी, ये तो लमसम पेमेंट है, ठीक है। इससे फिर हम गुडविल वाला पार्ट बोल के चलते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि भाई जब तक तेरा बिजनेस चल रहा है तू मुझे 10% देगा, इट इज कंसिडर रॉयल्टी। बिजनेस आपका था, सामने वाले को बेच दिया, और बोला सर जब तक अगर बिजनेस चलेगा। आप किसी का पेटेंट यूज कर रहे हो किसी भी हाँ चीज के लिए बिल्कुल। तो। अगर आप किसी का, सी इज करेक्ट, आप किसी का पेटेंट यूज कर रहे हैं, अगर मान लो, पेटेंट यूज करने के लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रॉयल्टी देनी पड़ेगी, जब तक आप यूज करें। फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या करती हैं, रॉयल्टी लेती हैं। आपको अपना ड्रग लाइसेंस दे दिया, आप उस लाइसेंस को यूज करेंगे और आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो ये रॉयल्टी जो कहलाती है, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। आपने प्रोडक्शन करा, सामने वाले को रॉयल्टी पे करी, इट इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस, ध्यान रखे चलेंगे। लोडिंग चार्जेस, हीटिंग एंड लाइटिंग, हीट की जरूरत कहाँ पड़ती है, फैक्ट्री में। लेकिन अगर हीटिंग एंड लाइटिंग की जगह लाइटिंग एंड हीटिंग हो गया, तो क्या बन जाएगा ये, इनडायरेक्ट बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। हीट अगर पहले आया, फैक्ट्री को डिनोट करेगा, लेकिन लाइट पहले आया तो किसको डिनोट करेगा, ऑफिस को। हीटिंग एंड लाइटिंग, फैक्ट्री में हीट और लाइट दोनों की जरूरत पड़ती है, और ऑफिस में भी लाइट एंड हीट दोनों की जरूरत पड़ती है। लेकिन जितनी हीट की जरूरत हमें फैक्ट्री में पड़ती है, उतनी इंटेंसिटी की हीट हमें ऑफिस में नहीं चाहिए। ऑफिस में तो सिर्फ सर्दियों में गर्म करने के लिए चाहिए होती है, उससे ज्यादा नहीं। वो भी यूरोपियन कंट्री में, और क्या कहते हैं, अमेरिकन। हमारे देश में तो देखा सर्दियों में कि पूरे ऑफिस में भयंकर हीटर लगा दिया, ऐसा नहीं होता। चलते हैं आगे थोड़ा सा। प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस और एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे खर्चे कहाँ जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड में रिफ्लेक्ट होंगे, डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। देखो किसी के माँ बाप पुकार रहे हैं जरा। तो हमने बताया था आपको, देखो यहाँ पर, सी, डायरेक्ट इनकम क्या होती है, सिर्फ एक होती है, क्या होती है, वो सेल होती है। डायरेक्ट इनकम क्या होती है, सिर्फ एक ही होती है। उसके अलावा जितनी इनकम है सारी क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट इनकम। या फिर ट्रेडिंग कमीशन, मान लो आपका काम ही ट्रेड करने का, सामान खरीदने बेचने का, सिर्फ तो उसका जो कमीशन होगा वो आपके लिए क्या है, ऑपरेटिंग इनकम है। सिर्फ कमीशन लिखा हुआ आ गया अगर, तो उसे हम इनडायरेक्ट इनकम मानेंगे। ट्रेडिंग कमीशन लिखा हुआ है तो क्या मानेंगे, डायरेक्ट। आपके 11th और 12th के सिलेबस में कमीशन शब्द दिखेगा, ट्रेडिंग कमीशन नहीं दिखेगा कभी भी। तो यू हैव टू कंसिडर कमीशन को क्या मान के चलना है, इनडायरेक्ट इनकम। बेटा डायरेक्ट नहीं मान के चलना, इनडायरेक्ट इनकम मान के चलना। मैं बोल रहा हूँ ट्रेडिंग कमीशन की बात।
इट इज मेंशन इन योर नोट्स, ध्यान से देखिए उसको, थोड़ा और आगे चलते हैं। चलिए, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, दे हेल्प यू टू जनरेट सेल, सेल को करने में हेल्प करते हैं आपकी। आइए क्या क्या होते हैं ये, इनमें है आपके पास, और ये कहाँ दिखाए जाएंगे सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग कैसे बनता है, प्रॉफिट लॉस कैसे बनता है, बेस बनता है, लेकिन उससे पहले इनके कंटेंट को हम क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे वो बच्चा भी मुझसे पूछ रहा था ना, और लीज होल्ड कहाँ जाएगा, फ्री होल्ड कहाँ जाएगा, वो मैंने इनके साथ डिस्कस नहीं किया था कल, इसलिए पूछ रहे हैं। इसीलिए मैं सारे आइटम को वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको क्या हो, जब आप क्वेश्चन करें तो आपको आइडिया हो कि भाई ये डायरेक्ट नेचर का है या इनडायरेक्ट नेचर का है। यू शुड हैव अ क्लैरिटी फॉर दैट। मत हिलिए यार, आवाज आ रही है। अब आपने देखा सैलरीज क्या है, इनडायरेक्ट। सैलरीज एंड वेजेस क्या है, इनडायरेक्ट। बोनस, आप अपने एम्प्लॉय को बोनस दे दिया, अगर आपने फैक्ट्री के एम्प्लॉय को बोनस दिया तो कहाँ जाएगा ये, डायरेक्ट की कैटेगरी में। और अगर कुछ नहीं लिखा तो क्या मान के चलेंगे, इनडायरेक्ट की कैटेगरी में। रेट्स एंड टैक्सेस, ठीक है बेटा, टैक्सेस तो हमें समझ में आता है, रेट्स क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, व्हाट आर रेट्स। रेट्स कहते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस को, जरा समझना। आप नोएडा में रहते हैं, ना 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 ना, वो नहीं होता है, तभी तो बता रहा हूं मैं। आप नोएडा में रहते हैं, नोएडा में जितनी भी प्रॉपर्टी है वो लीज पे है, कोई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है जी। और आपको लीज रेंट एक बार में देना पड़ता है। जैसे ही नोएडा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बन जाएगा, जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो लीज होल्ड से फ्री होल्ड हो जाएंगी, और नोएडा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आपसे हर साल हाउस टैक्स चार्ज करेगा। नोएडा में हाउस टैक्स नहीं देना पड़ता, दिल्ली में हाउस टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है। तो जैसे ही किसी छोटे शहर का स्टेटस बढ़ जाता है, वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बन जाता है, ठीक है। अगर गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी तो क्या होगा, वहां उनको हाउस टैक्स देना पड़ेगा, और क्योंकि प्रॉपर्टी सारी क्या हो जाती है, फ्री होल्ड हो जाती है। अभी नोएडा में क्या है, जितनी भी प्रॉपर्टी आप लोगों के पास है, 99 ईयर की लीज के बाद आपको वो क्या करनी पड़ेगी, सरकार को वापस करनी पड़ेगी। हाँ, रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, वो गांव वाली प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हम, जो आप खरीद रहे हैं नोएडा अथॉरिटी से, उसकी बात कर रहा हूँ, वो तो लीज पे सर मिल रही वो है आपको। वापस ले हाँ, सकते हैं, वापस लीज इशू कर सकते हैं आफ्टर वो तो 99 सर ईयर। वो तो सरकार की मर्जी है, उनका उनका उनकी मन है कि वो लीज रिन्यू करें ना करें। लीज का मतलब ये हुआ कि आपने किसी को अपना घर 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए दे दिया। अब 30 साल के बाद आपकी मर्जी, आप उसे रिन्यू करें ना करें। तो यही नोएडा अथॉरिटी की मर्जी, उसे रिन्यू करे ना करे। तो हम इल्यूजन में जी रहे हैं, नोएडा में हमारी बड़ी बड़ी कोठियां, हमारे बड़े बड़े बंगले हैं, ठीक है, सब सरकारी हैं, वो है देखा जाए तो। 99 ईयर के बाद नोएडा अथॉरिटी वापस ले लेगी आपसे, अगर नोएडा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं बना तो। अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बन गया तो क्या बन जाएगा, फिर हाउस टैक्स लगेगा, फिर फ्री होल्ड हो जाएंगे, दैट देयर इज नो प्रॉब्लम। सब सारे सेक्टर में यही है, पता कर लेना जाके। आगे चले, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम्स, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग, ऑफिस लाइटिंग, लाइटिंग, हीटिंग, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, एम्प्लॉयज इंश्योरेंस, टेलीफोन चार्जेस, रेंट या ऑफिस रेंट, सब क्या है आपके, ये इनडायरेक्ट है। लेकिन अगर इनके आगे आगे आ गया फैक्ट्री, तो क्या बन जाएंगे ये, भाई डायरेक्ट बन जाएंगे। भाई फैक्ट्री वाले डायरेक्ट होते हैं, ऑफिस वाले इनडायरेक्ट होते हैं। और चलें, म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स ऑफिस का आ गया, लीगल चार्जेस, ऑडिट फी जो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को देते हैं वो वाली फीस, और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस यानी कि एचआर एक्सपेंसेस होते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एचआर डिपार्टमेंट होगा, उसके जो खर्चे होते हैं। एस्टेब्लिशमेंट मैंने इसीलिए लिखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो एचआर डिपार्टमेंट होता है उसे एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट बोला जाता है। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, प्लीज नोट करें, लोग ट्रेड एक्सपेंस को ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देते हैं। ट्रेड का मतलब है खरीदने बेचने का खर्चा, इसका फैक्ट्री से कोई लेने देना नहीं होता। सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस, ऑफिस स्टोर्स बताया था, पेटी एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस। चलें ऊपर, कैरियज या कैरिज इनवर्ड क्या था, डायरेक्ट था, कैरिज आउटवर्ड क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट। ऐसे कैरिज ऑन सेल्स, कैरिज कार्टेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, एक्सपेंस ऑन सेल, एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल्स, कमीशन पेड, कमीशन डेबिट, ये सब एक्सपेंसेस हैं। सेल्समैन कमीशन, ब्रोकरेज, बैड डेट, एक्सपोर्ट ड्यूटी, वर्क चार्जेस आउटवर्ड, पैकिंग चार्जेस, डिलीवरी मैन खर्चे, टेबल एक्सपेंसेस। पुराने जमाने में जब आप क्या करते थे, डिलीवरी करने के लिए घोड़ा तांगा होते थे, आपके पास तांगा होते थे, घोड़ा गाड़ियां होती थी, तो आपके घोड़े रखे जाते थे, उनका खर्चा। वेयर हाउस एक्सपेंसेस, वेयर हाउस का इंश्योरेंस, सेल्स प्रमोशन का एक्सपेंसेस, बिजनेस प्रमोशन का एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस। सारी कौन सी कैटेगरी का आइटम है ये, इनडायरेक्ट। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट डेबिट,
rebate allowed, rebate debit, rent paid, rent debit, repairs and renewal, depreciation on fixed assets, provision for doubtful debt, provision for depreciation, conveyance charges, car expenses, सारे के सारे क्या है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। छोटा सा और इसे वाइंड अप कर लेते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डोनेशन चैरिटी, बैंक चार्जेस, फाइनेंस चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एम्बेजलमेंट, लॉस इन एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं, डॉलर और रुपये के बीच में जो लॉस हो गया वो वाला लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सारे के सारे आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में चलते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो टैक्स के को क्या मानेंगे, ऑपरेटिंग मान के चलेंगे। यहाँ नहीं मान के चलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, कंपनीज एक्ट में माना जाता है। तब आप मुझे बोलेंगे सर आपने 11th में तो कुछ और सिखाया था। सोल प्रोप्राइटरशिप में टैक्स को बनाना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाता है। आपके प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है इसका, सेल से कोई लेना देना नहीं है इसका। टैक्स भरने से क्या मेरी सेल बढ़ती है? नहीं बढ़ती। ऐसा करके सुनिए, ऐसे ही नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपके पास है। रेंट, रेंट रिसीव्ड, रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ड्रॉइंग इंटरेस्ट में मिल गया, इंटरेस्ट क्रेडिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट क्रेडिट, रिबेट रिसीव्ड, रिबेट क्रेडिट, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन क्रेडिट, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर, स्पेशल बोनस रिसीव फ्रॉम सप्लायर, बैड डेट रिकवर हो गए, गेन ऑफ सेल ऑफ फिक्स असेट्स, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, मिसलेनियस इनकम। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम क्या होता है जरा जाने। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेश ग्रेजुएट को लेते हैं और उनसे इंटर्नशिप कराते हैं, फिर पैसा लेते हैं उनसे। जनरली इंटर्नशिप पे आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन आपकी कंपनी तूफानी कंपनी है, वो लोगों से पैसा लेती है। पेड इंटर्नशिप जो होती है ना वो वाली, ये आपके लिए क्या है, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम है। ठीक है जी। तो आज हम इसको यहीं छोड़ रहे हैं, अगली क्लास में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।